बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट लेक्चर ऑनलाइन, जिसमें हम एनर्जी को डिराइव करेंगे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की। हम ये जानते हैं कि अगर किसी चीज़ की एनर्जी निकालनी हो तो हमारे पास एनर्जीज़ दो फंडामेंटल एनर्जीज़, काइनेटिक एनर्जीज़ और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को करते हैं जमा। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द पोजिशन ऑफ दैट बॉडी। हम कहते हैं कि किसी जिस्म की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी हुआ करती है। पोटेंशियल एनर्जी हम यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर कोई जिस्म ज़मीन के सरफेस के ऊपर पड़ा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है ज़ीरो। अगर हम उसे यहाँ तक ले आएँ, सपोज दैट हमने उसको हाइट ट्रैवल करवाई h, तो अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी mgh। ये कभी हम फर्स्ट ईयर में पोटेंशियल एनर्जी में डिस्कस कर चुके हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए ना हमें उस वर्क को डिफ़ाइन करना पड़ता है जो किसी जिस्म को ख़ास पॉइंट से उस पॉइंट तक ले जाने के लिए दरकार होता है जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए ज़ीरो। कभी हमने इसे फिज़िक्स में एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से भी पढ़ा था। हम यहाँ भी क्या करेंगे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक दायरे में घूम रहा है जिसका रेडियस r है, हम उसे r से किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर ले जाएंगे, दिस पॉइंट इज सेड टू बी द इन्फिनिटी। अब इस इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर जब हम जाते हैं तो क्या है, इस पॉइंट के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन की कशिश है प्रोटॉन्स के साथ, न्यूक्लियस के साथ, लेकिन जब हम इन्फिनिटी पॉइंट पे जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है ज़ीरो। अगर हम ये सारा वर्क फाइंड कर लें ये वर्क जो हमने शुरू किया किसी ख़ास पॉइंट से, लेट्स से दैट इट इज़ द पॉइंट r, कहाँ तक ले गए? इन्फिनिट तक उस जिस्म को ले गए जहाँ पे उसकी फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स हो गई ज़ीरो। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे पास है ज़ीरो। अगर हम किसी भी मीन से इस पूरे वर्क को, पूरे के पूरे वर्क को, जिसके पास बहुत सारे पैचेस हैं, बहुत सारे इसके पास छोटे छोटे हिस्से हैं वर्क के, अगर हम तमाम वर्क के पैचेस को जमा करें या हम इस वर्क को मालूम कर लें किसी ख़ास पोजीशन से इन्फिनिटी तक जहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए ज़ीरो, तो हम इस लिहाज से फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये कभी हम फिज़िक्स में भी लॉ पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चले हम शुरू करते हैं वर्क से। तो हमारे पास सबसे पहले अगर काइनेटिक एनर्जी देखी जाए तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर लेंगे हम? वर्क। ये कौन सा वर्क है? जो किसी जिस्म को किसी ख़ास पॉइंट से उस पॉइंट तक ले जाने के लिए दरकार हो जहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाएं ज़ीरो, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएं ज़ीरो। और अगर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएं ज़ीरो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक ले जाने के लिए जो वर्क होगा इसमें वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि अब अपने लोअर शेल से हायर शेल, हायर शेल, हायर शेल मूव करता जाएगा और यहाँ तक मूव करेगा कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाए। यहाँ तक जाते हुए एनर्जी एब्जॉर्ब होनी है। अगर वही इलेक्ट्रॉन रिटर्न वापस करेगा तो एनर्जी को क्या करेगा? एमिट करेगा। और ये वर्क दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। द वर्क डन फ्रॉम लिफ्टिंग और फ्रॉम मूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्टेन डिस्टेंस आर to the infinity where the nuclear attraction becomes equal to zero is exactly the same the work done in moving the electron from the infinity position back to the r। तो ये दोनों वर्क एक दूसरे के बराबर हैं, सिर्फ इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। अगर हम किसी भी तरह से ये वाला वर्क या ये वाला वर्क फाइंड कर लें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट द सर्टेन पोजिशन is equal to the work done by an object from displacing that body from initial point, whatever that point is, to the point where the forces of attraction becomes equal to zero। अब हम यही वर्क फाइंड करना चाहते हैं। हमने कभी पढ़ा था वर्क बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे मैंने लिया है dr। r क्या है बेसिकली? ये देखें, ये डिस्टेंस है r। जब यहाँ आएगा ये भी आर, 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 ये सारे आर हैं हमारे पास, लेकिन ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं। ये टोटल डिस्टेंस के छोटे छोटे हिस्से हैं, छोटे छोटे डेरिवेटिव्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। इनको हम क्या लिख देते हैं? डी आर। तो हमारे पास जो वर्क आया और जो हमारे पास फोर्स है ये हम कभी पढ़ चुके हैं। इन द मूविंग इलेक्ट्रॉन वी हैव द कोलम्बिक फोर्स, जो हमने डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका जो रेडियस था उसमें कभी पढ़ा था। कोलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू z² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²।
ये हमारे पास फोर्स और ये हमारे पास उसका डिस्टेंस डी आर। अब अगर हमारे पास कोई वर्क nth पार्ट्स में हो और हम टोटल वर्क मालूम करना चाहें तो उसके लिए हम पूरी इक्वेशन को करते हैं इंटीग्रेट। हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ये वर्क है, मैंने बताया आपको, आप दो तरह से वर्क को डिफ़ाइन कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। मूविंग फ्रॉम द बॉडी टू द सर्टन पोजीशन आर, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, किसी ऐसे पॉइंट इन्फिनिटी तक जहाँ पे उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाए ज़ीरो। या हम इसे भी ऐसे भी पढ़ सकते हैं, द वर्क डन फ्रॉम मूविंग द बॉडी इन्फिनिटी अगेन टू द आर। हम क्या कहते हैं, यही वो वर्क है जो इन्फिनिटी से आर तक हम करते हैं। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लिखेंगे जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, साथ आ गया डी आर। इंटीग्रेशन में हम सिर्फ वही चीज़ें इंटीग्रेट करते हैं जो हमारे पास वेरिएबल हों। यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन नंबर कांस्टेंट है, चार्जेस का स्केयर हमारे पास कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। जो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं वो हमारे पास आर स्केयर विद रिस्पेक्ट टू द डी आर। अब इंटीग्रेट करने का एक इंतहाई आसान फार्मूला जिसे हम सिर्फ बुनियादी सीखेंगे, क्योंकि ये लॉ और इसके जो रूल्स हैं ये हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, तो फ़िलहाल मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। इंटीग्रेट करना, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है ये आपने साथ लिखना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ये वर्क है बेसिकली जो इन्फिनिटी से आर तक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये भी साइन ख़त्म हो जाएगा, साथ डी आर भी ख़त्म हो जाएगा। आपने क्या करना है, ये जो आर का स्क्वायर है, ये बेसिकली जो आर है ये माइनस है, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस जब ऊपर जाएगा, ये वाला जो स्केयर है जब ये ऊपर जाएगा तो आर क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो डिवीजन में था, जब हम ऊपर लेके गए तो ये हमारे पास आ गया माइनस में। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के लॉ में ये वाला जो आर का -2 है इसमें +1 अपनी तरफ से पुट कर देना है, और ये पूरे का पूरी जो चीज़ है इसे नीचे लिख देना, -2 + 1 डी आर हो जाएगा ख़त्म। जब इंटीग्रेशन का साइन गया, इंटीग्रेशन का आपने फार्मूला पुट कर दिया, इंटीग्रेशन का साइन ख़त्म, डी आर ख़त्म। यहाँ जो बाकी चीज़ रह गई वो जेड स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r-1 और नीचे भी -1। अब -1 हम शुरू में ले आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो r माइनस में है हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/r। तो अगर हम इसको इकट्ठा करें तो आंसर आएगा -ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस r को कर देते हैं इकट्ठा। ये हमारे पास आ गया वर्क। मैंने बताया था यही जो वर्क है ये किसके बराबर है, यही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। चलिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हम मूव करते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ। हमने कभी पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये बराबर है 12 mv²। अगर हम इसी mv² को देखें तो डेरिवेशन ऑफ रेडियस में हम पढ़ चुके हैं mv² इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमने वैल्यू फाइंड की थी। आप जो लास्ट लेक्चर था हमारे पास डेरिवेशन ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल और डेरिवेशन ऑफ द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। अब mv² की जो वैल्यू है ये काइनेटिक एनर्जी में पुट करें। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 12 mv²। इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सो द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/2 और mv² की बजाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पे जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी 1/8 एप्सिलॉन नॉट 1/8 एप्सिलॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब ये हमारे पास है जी काइनेटिक एनर्जी, और ये हमारे पास है जी पोटेंशियल एनर्जी जो अभी हमने डिराइव की, बिकॉज द वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल एनर्जी मालूम करने के लिए एनर्जी जो टोटल है वो किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी प्लस, तो हमारे पास जो एनर्जी आई वो आई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर
प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी आई जो अभी हमने वर्क के बराबर निकाली थी माइनस जेड स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे हम एक बात भूल गए, यहाँ पे हमारे पास जो एम वी स्क्वायर की वैल्यू आई थी वो जेड ई स्क्वायर भी यहाँ पुट करें, जेड ई स्क्वायर, और यहाँ भी जेड ई स्क्वायर। ये आप देख लें, आपने एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई है डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल। सो जेड ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पे आई काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई जेड ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस में जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारे पास एनर्जी है, टोटल एनर्जी। तो एनर्जी को यहाँ से देखते हैं, जेड ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये माइनस साइन आ जाएगा, जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम लें तो यहाँ पे जो एलसीएम है वो आ जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये कैंसिल हो गए तो बाकी क्या बचा, जेड ई स्क्वायर, ये 4 2s are 8, तो यहाँ पे -2 जेड ई स्क्वायर आएगा। तो टोटल एनर्जी जो हमारे पास आएगी ये 2 का माइनस में है, तो हम देखते हैं ये आ जाएगा, बाकी जो बचेगा वो बचेगा जेड ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ तक जो हमने एनर्जी निकाली, हम कभी आर की वैल्यू भी फाइंड कर चुके थे। यहीं पे अगर हम आर की वैल्यू पुट करें, आर की वैल्यू हम रेडियस ऑफ अ सर्कल माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर जो था वो था एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर, तो जो आर की वैल्यू है वह है जी एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये वाली चीज़ बिल्कुल ऊपर चली जाएगी, पाई एम जेड ई स्क्वायर। जहाँ पे जो मज़ीद सॉल्व करते हैं ये सिंपल है सॉल्व करना, जेड ई स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट टू द एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। आगे यहाँ पे जो चीज़ कैंसिल आउट होती है उसे कैंसिल करते हैं, पाई से पाई कैंसिल, माइनस साइन वैसे का वैसे ही, जेड का स्क्वायर बन जाएगा, एक जेड ये एक जेड ये, तो जेड का स्क्वायर आ गया, साथ में ई स्क्वायर और ई स्क्वायर E4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो सारे कांस्टेंट है वो एक साइड पे कर देंगे। ये देखिए हमारे पास माइनस साइन तो वैसे का वैसे ही, जेड स्क्वायर कांस्टेंट, E4 कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 8 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कांस्टेंट, एच स्क्वायर कांस्टेंट। हाँ एक चीज़ वेरिएबल है हमारे पास, नंबर ऑफ शेल, ये 1/n स्क्वायर। तो हमारे पास ये वाली जो सारी कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू आती है इट इज़ नियर अबाउट -2.178 टाइम्स 10 टू -18। ये आपने वैल्यू याद कर लेनी इनको सॉल्व करने के बाद। साथ में आ जाती है 1/n स्क्वायर, वैसे का वैसे ही। ये एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट यहाँ पे जो आएगा वो आएगा जाउल, और हम एक एटम को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी जाउल पर एटम। अगर ये हमारे पास जॉल पर एटम है तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे किलो जॉल पर मोल में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2.178 टाइम्स 10 टू -18 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर 6.02 टाइम्स 10 टू 23, ये मोल में वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय वैल्यू थी सिंपल जॉल में, किलो जॉल में कन्वर्ट करने के लिए उसे हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई किलो जॉल पर मोल में। तो ये एनर्जी की वैल्यू जो तकरीबन निकलती है ये डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, तमाम के साथ आप लिखते जाना। तो जो एनर्जी की वैल्यू आई ये -13
13.315 किलो जॉल पर मोल, ये वैल्यू आ गई। साथ में n स्क्वायर तमाम के लिए नंबर ऑफ शेल। अगर ये पहला शेल हो जाए तो E1 हो जाएगी। E1 बराबर होगी -13.315 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, 7 किलो जॉल पर मोल एनर्जी। तो जो एनर्जी E1 आई, ये आई -13.315 किलो जॉल पर मोल एनर्जी। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन किस बात को इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जब आप वर्क लेते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी से आर की तरफ आ रहे हैं आप, तो जब आर की तरफ आते 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 हमें कहते हैं कि जो आप वर्क करते हैं वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। एंड दिस वर्क इज़ नाउ डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नेगेटिव साइन जो इंडिकेट कर रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तहत ये वर्क हो रहा है। अगर हम अवे मूव करते हैं तो ये पॉजिटिव साइन, अगर हम अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस मूव करते हैं तो ये नेगेटिव साइन से इंडिकेट किया जाता है। यहीं से अगर हम देखें E2 हमारे पास, E2 क्या आ जाएगी -13.315 डिवाइडेड बाय सेकेंड शेल स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा किलो जॉल पर मोल वैल्यू। तो जो E2 आएगा वो हमारे पास ये इस वैल्यू के बराबर आ जाएगा, पुट करके इसको फाइंड कर लें। E3 जो आ जाएगा वो -13.315 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 9 के बराबर हो जाएगा, साथ में किलो जॉल पर मोल। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, E2, अगर हम E2 माइनस E1 देखें तो ये ग्रेटर होगा E3 माइनस E2 से, और ये ग्रेटर होगा E4 माइनस E3 से। तो ये हमारे पास एक रेशो आती चली जाएगी। अगर हम एट द लास्ट एक बात करें कि अगर एनर्जी को फाइंड करें कि हमारे पास जो इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी से लेकर E1 तक की वैल्यू क्या आएगी। इन्फिनिटी क्या होती है, जहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी देखें तो इन्फिनिटी पे हम कहते हैं कि जो एनर्जी है वो ज़ीरो के बराबर है। तो इसको हम किसके बराबर पुट करते हैं, इसे हम ज़ीरो के बराबर पुट कर देते हैं। तो जो बाकी बचा है माइनस E1 किसके बराबर है, -13.315 किलो जॉल पर मोल। तो ये आपके पास आ जाएगी +13.315 किलो जॉल पर मोल। यही बेसिकली वो एनर्जी है जिसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं, कि अगर आप इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें फॉर दी हाइड्रोजन एटम को, क्योंकि हम मोनो इलेक्ट्रॉनिक अगर सिस्टम लेते हैं तो जी हमने पुट किया था 1 के बराबर, यहाँ पे जी हमने पुट किया था 1 के बराबर। अगर हम जी 1 के बराबर पुट करते हैं तो ये वैल्यू मिलती है। और जी 1 किसके लिए है, हम डेरिवेशन ऑफ रेडियस में पढ़ चुके हैं। व्हेन द जी इज इक्वल टू 1 इट मीन्स द प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, व्हेन द प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 देन इट इज़ हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन का है। तो जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन को इतनी एनर्जी चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से निकालने के लिए। जब वो इन्फिनिटी पे जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो हो जाएगी तो वो इजीली वहाँ से आउट हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन हो जाएगा आयोनाइज। सो दिस अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज़ बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।